हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमको क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स का होना जरूरी होता है। ओके, तो गाइस आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके, आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बताए। ओके, तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बीकॉम के बच्चों के लिए भी, और हमारे यूजीसी नेट और सेट कैंडिडेट्स के लिए भी, और हमारे लॉ के बच्चों के लिए भी। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। ओके गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो गाइस आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, सेकंड है फॉर्मेशन, और लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेशन। ओके, तो गाइस वैलिडिटी के बेस पे ये लोगों ने जो है कॉन्ट्रैक्ट को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, और फॉर्मेशन के बेसिस पे 3 टाइप्स में दिया हुआ है, और परफॉर्मेशन के बेसिस पे 4 टाइप्स दिए हुए। और सब इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है गाइस, 2 या 3 कॉन्ट्रैक्ट और भी है, वो जो गाइस हम लोग इसको ये होने के बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो गाइस 1 बाय 1 हम लोग जो है एक एक कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो गाइस लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स का होना जरूरी होता है। वो सारी कंडीशंस, वो सारे एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वैलिड बोल सकते हैं। तो उसमें क्या क्या था? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिससे हम लोग, वो एज ऑफ मेजोरिटी होना चाहिए, 18 साल के ऊपर का बंदा होना चाहिए। ये सारी चीजें जो गाइस हम लोग ने डिस्कस की थी, वही तो है वो फैक्टर्स जो जरूरी होते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। तो वो सारे फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे जो लॉ ने बताया है, उसी को हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो पढ़ते हैं हम लोग, एन एग्रीमेंट विच फुलफिल्स ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ एंड इन्फोर्सिबल इन द कोड ऑफ लॉ इज कॉल्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारे जो है एसेंशियल एलिमेंट्स मिलते हैं जो लॉ ने बता के रखा हुआ है, जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वो अगर पाए जाते हैं गाइस, और वो कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम लोग इन्फोर्सिबल कर सकते हैं, यानी कि कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है कि इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है मैंने, मिस्टर एस ऑफर्स टू सेल हिज हाउस फॉर 20 लाख रुपीज टू मिस्टर टी। मिस्टर एस क्या कर रहा है? अपना 20 लाख रुपए का घर ऑफर कर रहा है मिस्टर टी को बेचने के लिए। ओके, एंड मिस्टर टी एग्रीज एक्सेप्ट टू बाय इट, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और यहां पे बताया गया कि मिस्टर टी जो है वो अपनी मर्जी से इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और वो घर को खरीद लेता है 20 लाख रुपए में। तो गाइस यहाँ पे ऑफर भी हो रहा है, एक्सेप्टेंस भी हो रहा है, कंसिडरेशन भी प्रेजेंट है, फ्री कंसेंट भी है। तो गाइस इसको हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड जो कैटेगरी है गाइस वो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो गाइस ये वाला जो टॉपिक है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इससे रिलेटेड गाइस यूजीसी नेट हो या सेट हो, इसमें क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलते हैं। ओके, तो देखते हैं हम लोग वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। इट डिफाइंस अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन जे ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। गाइस ये जो पहली लाइन है वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, उसको कहां पे डिफाइन किया गया है, उसको कहां पे एक्सप्लेन किया गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है गाइस, उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन जे में डिफाइन किया गया है। एक बार ऐसा हुआ है सेट के पेपर में कि बच्चों ने पूरा जो है वो लीगल एस्पेक्ट्स का यूनिट पढ़ के गया, लेकिन इसमें से जो क्वेश्चंस आए गाइस, सिर्फ सेक्शन वाले क्वेश्चन आए कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन क्या है। तो गाइस हमको एक एक चीज जो है वो डिटेल में पढ़ के जाना है। हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ के जाएंगे, लेकिन हम लोग ने वो चीज को मिस कर दिया जो हमको मामूली सी लग रही थी। अगर एग्जाम में वही पूछ के बैठ गया इन लोग ने, तो आप क्या करोगे? इसलिए मैंने उसको हाईलाइट भी किया हुआ है कि आपको याद रखना है कि जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है उसका सेक्शन क्या है, 2 सब सेक्शन जे। ओके, अभी देखते हैं ये क्या है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिबल बाय द लॉ इज कॉल्ड अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ही आसान सा डेफिनेशन दिया हुआ है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको लॉ, जिसको कानून जो है वो एनफोर्स ही नहीं कर सकता, जिसकी कानून में सुनवाई नहीं हो सकती, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की, उसको हम लोग जो है गाइस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ओके, तो गाइज बहुत सारे लोगों की एक कंफ्यूजन है कि जो इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो सभी वॉइड होते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इलीगल एग्रीमेंट है वही वॉइड हो। इलीगल एग्रीमेंट तो वॉइड होते ही होते हैं, उसकी सुनवाई नहीं होती कोर्ट में, लेकिन इलीगल एग्रीमेंट को छोड़कर भी जो गाइस कुछ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वॉइड बन जाते हैं बाद में। कैसे होता है अभी हम लोग देखते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कैसे बनता है?
बिकॉज ऑफ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट हैपन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड सडन इवेंट्स हो जाते हैं गाइस कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड होता है शुरुआत में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड ऐसे कुछ भी कंडीशंस हो जाती है गाइस जिसकी वजह से हम अपना कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट ही नहीं कर पाते। ओके, तो गाइस ऐसी कंडीशन में वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड बन जाता है। अब ये कैसे होता है हम लोग देखेंगे। अ वॉइड एग्रीमेंट नॉट नेसेसरीली इलीगल, इसलिए बोला गया कि वॉइड एग्रीमेंट जो है वो जरूरी नहीं है कि वो इलीगल ही हो। वॉइड एग्रीमेंट जो है गाइस वो लीगल भी हो सकता है, बाद में वो वॉइड बन जाता है, बाद में कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं करता। एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट्स विथ बी, यहां पे मिस्टर ए जो है वो एक पर्सन है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मिस्टर बी। मिस्टर बी कौन है? फैक्ट्री का ओनर है, फैक्ट्री का मालिक है मिस्टर बी, ओनर ऑफ द फैक्ट्री, फॉर द सप्लाई ऑफ 1000 केजी शुगर। यहां पे मिस्टर ए ने 1000 केजी जो है वो सप्लाई मांगा है मिस्टर बी से, यानी फैक्ट्री वाले से केजी 1000 केजी का शुगर मांगा है। बट बिफोर द सप्लाई द फायर कॉट इन द फैक्ट्री एंड एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड, हियर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वॉइड। तो गाइस यहां पे एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था मिस्टर ए के बीच में और मिस्टर बी के बीच में, फैक्ट्री वाले के बीच में, कि मिस्टर ए ने ऑर्डर दिया 1000 केजी शुगर का और बी ने जो है ये गाइस ये एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं आपको जो है वो शुगर सप्लाई करता हूं। ओके, लेकिन यहां पे क्या हो गया गाइस कि मिस्टर बी के फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई और सारा माल जो है वो बर्बाद हो गया, सारी जो इसकी फैक्ट्री जल गई, सारा जो माल मटेरियल जो है वो जल गया। अब मिस्टर बी जो है वो गाइस वो कैसे सप्लाई करेगा मिस्टर ए को शुगर? ओके, तो यहां पे ये जो है रियलिटी में जो है पॉसिबल ही नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाना। तो गाइस यहां पे कोर्ट भी जो है इसमें कुछ भी सुनवाई नहीं कर सकता। कोर्ट जो है बोलेगा हम कॉन्ट्रैक्ट को आपके नहीं सुनेंगे, क्योंकि यहां पे बी भी बेचारा मजबूर है, वो अपने से तो उसने रोका नहीं है सप्लाई को, यहां पे आग लगने की वजह से जो है वो गाइस जो सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड बन जाता है। यहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था गाइस वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट था, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन गाइस कुछ एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो गया, उसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड बन गया। ओके, इसको कहते हैं हम लोग वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 3 जो हमारा थर्ड टाइप्स का कॉन्ट्रैक्ट है वो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब गाइस ये डिफरेंट है, वो ऊपर वाला वॉइड कॉन्ट्रैक्ट था, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, तो अब ये क्या है? सबसे पहले वही आपको सेक्शन याद रखना है। इट डिफाइंस अंडर द सेक्शन 2 सबसेक्शन आई ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो गाइस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहां पे डिफाइन किया गया है? 2 सबसेक्शन आई में डिफाइन किया गया है, जबकि वॉइड वाला कॉन्ट्रैक्ट जे वाले में डिफाइन किया गया था 2 सबसेक्शन जे में, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट 2 सबसेक्शन आई। इसको आपको गाइस नोट करके रखना है। An agreement which is enforceable by the law at the option of one or more the party, but not at the option of the other or others is a voidable contract. गाइस एक डेफिनेशन दिया है लंबा छोटा, लेकिन इसका सिंपल सा मतलब ये बनता है कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे एक पर्सन से जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है। ओके, जबरदस्ती उससे कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं चाहता लेकिन फिर भी जो है उससे कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है, और उससे कॉन्ट्रैक्ट जो है गाइस वो फोर्सफुली करवाया जाता है, धमका कर, ओके, डरा कर, फ्रॉड करके ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। जिससे कॉन्ट्रैक्ट करवाया जा रहा है उस बंदे के पास ये ऑप्शन होता है कि वो कोर्ट में लेके जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को प्रेजेंट कर सकता है, और जो है गाइस इसके खिलाफ, सामने वाले पार्टी के खिलाफ जो है वो क्या कर सकता है? आवाज उठा सकता है, कंप्लेंट कर सकता है। ओके, लेकिन ये अदर पार्टी को ऑप्शन नहीं मिलता इस कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ आवाज उठाने का। जिसके साथ फोर्सफुली वो कॉन्ट्रैक्ट करवाया जा रहा है वही लॉ में, वही कोर्ट में जाके क्या करवा सकता है गाइस? इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकता है, वॉइड करवा सकता है। ओके, तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि यहां पे जो है गाइस एक पर्सन है जिसके साथ में फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को करना नहीं चाहता लेकिन फिर भी सामने वाला पार्टी के उसको जो है मजबूर करता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो गाइस जिसको फोर्स किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उसके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होता है कि वो कोर्ट में जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकता है, वॉइड करवा सकता है। ओके, लेकिन अदर पार्टी के पास ये ऑप्शन नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवाने का। ओके, अभी हम लोग देखते हैं। It means in this type of a contract, the first party can accept it or he may go to the court and cancel it and it will become void। तो यहां पे जो फर्स्ट पार्टी यानी कि जिसको फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करवाया जा रहा है उसके पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को चुपचाप एक्सेप्ट कर ले, ओके, मजबूरी में आके इस कॉन्ट्रैक्ट को कर ले, या तो फिर इसके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में लेके जा सकता है और इसको वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है, यानी कि इसको कैंसिल करवा सकता है। इन दिस कंसेंट इज ऑब्टेन बाय द कोएर्शन, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो गाइस यहां पे बताया गया जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें पार्टी का कंसेंट, फ्री मर्जी नहीं होती, यहां पे कोएर्शन करके, जबरदस्ती करके, फ्रॉड करके, धोखाधड़ी करके, या कुछ भी गाइस मिस रिप्रेजेंटेशन करके जो है गाइस कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है। ओके, यहां पे एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। मिस्टर ए सेज टू मिस्टर बी सेल योर कार टू मी। यहां पे मिस्टर ए जो है जो जबरदस्ती बोलता है मिस्टर बी को, बेचारे को, कि आपको जो है वो अपनी कार मुझे बेचनी ही पड़ेगी।
अदरवाइज आई विल किल यू, नहीं तो मैं आपकी जान ले लूंगा, आपको मैं मर्डर कर दूंगा। ओके, तो गाइस यहां पे एक जबरदस्ती हो गई कि मिस्टर ए जो है वो फोर्स कर रहा है मिस्टर बी को कार को खरीदने के लिए। तो यहां पे मिस्टर बी के पास में ये ऑप्शन है कि वो कोर्ट में जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा सकता है, कैंसिल करवा सकता है और मिस्टर ए के ऊपर जो है वो केस फाइल करवा सकता है। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम लोग वॉइड करवा सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, फोर्थ है गाइस इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है बहुत लोग जो है गाइस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल को मिक्सअप करते हैं, सेम समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया वो शुरू से इलीगल नहीं होता, बाद में जो है गाइस वो ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से कोर्ट इसकी सुनवाई नहीं करता। तो गाइस हम लोग एक अलग से लेक्चर भी लगाएंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंसेस के ऊपर। ओके, अभी हम लोग इलीगल देखते हैं। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज फॉरबिडन बाय द लॉ, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो गाइज यहां पे बताया गया इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो लॉ ने यानी कि कानून ने ऑलरेडी जो है वो बताया हुआ है ये सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, मना है, प्रोहिबिटेड है। अगर हम लोग वैसे कॉन्ट्रैक्ट को जानबूझ के करते हैं गाइज तो उसको बोला जाता है कि ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स है जैसे कि स्मगलिंग का हो गया, ड्रग्स का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये सब जो है कानून ने ऑलरेडी मना करके रखा हुआ है। किसी को किडनैप कर लिया और सामने वाले से पैसा मांग रहे हैं हम लोग, तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है गाइज वो इलीगल है, फॉरबिडन बाय द लॉ है, लॉ ने मना किया हुआ है। तो गाइज ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो भी करता है वो शुरू से ही वॉइड होता है, जिसकी कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती। ओके, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जो भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं गाइस वो स्टार्टिंग से ही जो है वो क्या होते हैं, इलीगल होते हैं और वॉइड होते हैं। वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, पार्टीज टू द इलीगल कॉन्ट्रैक्ट आर लायबल फॉर द पनिशमेंट। और जो भी पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में, चाहे वो फर्स्ट पार्टी हो या सेकंड पार्टी हो, दोनों जो है वो गाइस पनिशमेंट के जो है वो लायक होते हैं, दोनों को जो है गाइस पनिशमेंट मिलती है। एग्रीमेंट कोलेटरल मेड विद द इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और ऑलवेज वाइड नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और गाइस जो भी एग्रीमेंट्स इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के साथ में बनाया जाता है, यानी कि सपोज अगर कोई पर्सन एक स्मगलिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और स्मगलिंग के कॉन्ट्रैक्ट के साथ में गाइस कोई एक वो कोलेटरल एग्रीमेंट भी करता है, यानी कि उसके साथ में एक और एग्रीमेंट करता है उससे जुड़ा हुआ, तो गाइस वो साथ में जुड़ा हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो इलीगल माना जाएगा। क्योंकि फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ही इलीगल है तो उसके सपोर्ट में जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, साथ में किया गया है, कोलेटरल किया गया है, वो भी तो गाइस जाहिर सी बात है वो इलीगल ही होगा। ओके, तो गाइस यहां पे बताया गया एग्रीमेंट कोलेटरल मेड विद द इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, उसके साथ में जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा दूसरा, आर ऑलवेज वॉइड नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, वो भी साथ में जो है गाइस वॉइड हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विथ मिस्टर बी। यहां पे मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बी से and agrees to pay 1 crore rupees for killing Mr. C and Mr. B accept this contract। यहां पे गाइस मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट करता है मिस्टर बी से और वो क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट के, मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा अगर आप मिस्टर सी का कत्ल कर देते हो, उसको मर्डर कर देते हो तो। ओके, तो मिस्टर बी क्या कर देता है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सेप्ट कर देता है, हाँ कर देता है, एग्री कर देता है। ओके, तो गाइस यहां पे अगर मिस्टर बी ने मिस्टर सी को कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया, और अगर मिस्टर ए ने उसको 1 करोड़ रुपया नहीं दिया तो मिस्टर बी जो है वो कोर्ट में जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को प्रेजेंट नहीं कर सकता, इन्फोर्स नहीं करवा सकता। कोर्ट उसको भी जेल में डालेगा और मिस्टर ए को भी ढूंढ के जेल में डालेगा। ओके, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो इलीगल होते हैं, जो लॉ ने फॉरबिड किया हुआ है गाइस, वो सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है गाइस वो शुरुआत से ही जो है वो वॉइड होते हैं, नॉट इन्फोर्सिबल होते हैं। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 5 है अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट वही है गाइस, थोड़ा सा डिफरेंस है कि अनइन्फोर्सिबल यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स की कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती, जिसको लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकता। ओके, तो गाइस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। अब अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट क्या वजह से हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन यहां पे हम लोग ने गाइस कोई पेपर वर्क नहीं किया, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया, तो गाइस यहां पे हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होगा कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनइन्फोर्सिबल बन जाएगा, जबकि वो वैलिड है लेकिन डॉक्यूमेंटेशन की कमी की वजह से वो अनइन्फोर्सिबल माना जाएगा। ओके, अभी हम लोग पढ़ते हैं। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच सेटिस्फाइज all the requirement of the contract but has a technical defect, that is absence in writing, is called unenforceable contract। सिंपल सा है, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स तो प्रेजेंट है, लेकिन गाइस एक टेक्निकल डिफेक्ट ये है कि वहां पे एब्सेंस ऑफ राइटिंग है, राइटिंग में कोई भी प्रेजेंट नहीं है, राइटिंग में कुछ भी हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट का। ओके, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है गाइस वो अनइन्फोर्सिबल बन जाता है।
In this contract, one or both the parties cannot sue upon it. It is not enforceable in the court of law. तो यहां पे जो भी पार्टी है गाइस, पार्टी 1 पार्टी 2 दोनों एक दूसरे को जो है सू नहीं कर सकते, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर कंप्लेंट नहीं कर सकते, केस फाइल नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि यहां पे कोई भी प्रूफ प्रेजेंट नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए गिव हिज हाउस ऑन अ रेंट टू बी फॉर 1 year एंड टेक 10,000 रुपीज एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम द बी। यहां पे मिस्टर ए ने अपना घर दिया है मिस्टर बी को भाड़े पे। ओके, और एक साल के लिए दिया है, और उसने जो है गाइस सिक्योरिटी के तौर पर मिस्टर बी से 10,000 रुपए लिए हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। ओके, बट दे डू नॉट मेक एनी एग्रीमेंट, लेकिन इन लोगों ने जो गाइस उसका कोई भी पेपर वर्क, कोई डॉक्यूमेंट नहीं किया ये कंडीशन का कि 10,000 रुपया दिया जा रहा है सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर और 1 साल के लिए घर दिया जा रहा है। After a 1 year, Mr. A denied to return security amount. In that case, Mr. B cannot sue to Mr. A as he do not have any agreement proof to show in the court. 1 साल होने के बाद में मिस्टर बी बेचारा बोलता है कि मेरा जो 10,000 रुपया मैंने आपको डिपॉजिट के तौर पर दिया है, सिक्योरिटी के तौर पर दिया है, उसको रिटर्न कर दो। ओके, वो घर खाली करके जा रहा है अभी, लेकिन मिस्टर ए डिनाई कर देता है, मना कर देता है वो 10,000 रुपया देने से। वो बोलता है कि आपने तो मुझे ऐसा सिक्योरिटी के नाम पे कुछ पैसा दिया ही नहीं था। तो अब मिस्टर बी बेचारा क्या करेगा? अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ होता, उसमें वहां पे सिग्नेचर होती, डॉक्यूमेंट में लिखा होता, तब वो जो है कोर्ट में प्रेजेंट कर सकता था। ओके, तो यहां पे मिस्टर ए ने जो है गाइस वो फ्रॉड कर दिया मिस्टर बी के साथ में ड्यू टू द टेक्निकल डिफेक्ट, एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट की वजह से। ओके, अभी हम लोग पढ़ते हैं गाइस ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में गाइस कॉन्ट्रैक्ट को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो आपने देखा था कि 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं गाइस ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बोलकर या लिखकर किया जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी पार्टी को बोल रहा हूं कि मेरे पास एक मोबाइल फोन है, ओके, मैं आपको उसको 10,000 रुपए में बेचना चाहता हूं, तो अब ये मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं गाइस स्पोकनली, बोल के कर रहा हूं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, या तो गाइस मैं लिख कर जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को कर सकता हूं। मैंने एक एग्रीमेंट में लिख दिया कि आई वॉन्ट टू सेल माई मोबाइल फोन फॉर 10,000 रुपीज टू सो एंड सो पर्सन। तो गाइस यहां पे मैंने क्या किया, एक एग्रीमेंट में लिख के बताया कि मुझे क्या करना है, अपना मोबाइल फोन बेचना है। तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है बोलकर या लिखकर, तो उसको गाइस हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अभी हम लोग देखते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन इज सेड टू बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बोलकर या लिखकर किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए टेल्स मिस्टर जेड, मिस्टर ए जो है वो बोल रहा है मिस्टर जेड को ऑन टेलीफोन, किसमें बोल रहा है, फोन करके बोल रहा है, that he offers to sell his house for 3 lakhs and Mr. Z in reply informs Mr. A that he accept the offer. This is an express contract. यहां पे मिस्टर ए ने जो है कॉल लगाया मिस्टर जेड को कि मुझे अपना घर बेचना है 3 लाख रुपए का। वहां से मिस्टर जेड ने रिप्लाई किया कि ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूं इस कॉन्ट्रैक्ट को, मैं जो है वो आपका घर खरीदने के लिए तैयार हूं। ओके, 3 लाख रुपए में। तो गाइस ये कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे एक्सप्रेसिवली जो है कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, बोल के किया गया है। ओके, उसका ही गाइस अपोजिट होता है 7th वाला कैटेगरी जो हमारा है वो है एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन जो है कोई भी पार्टी एक दूसरे को कुछ बोलता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है गाइस वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यहां पे अगर हम लोग अपनी जो है ड्यूटी से जो है गाइस भागेंगे तो हमारे ऊपर पेनल्टी लगेगी, कोर्ट जो है हमको पनिश करेगा। ओके, तो ये एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है गाइस, यानी कि मैंने किसी को कुछ बोला नहीं, लेकिन फिर भी कोर्ट ये अंडरस्टूड करता है, कोर्ट ये समझता है कि आपकी ये जिम्मेदारी थी, आपको पेमेंट करना चाहिए था। ओके, अभी हम लोग देखते हैं कैसे होता है ये। द एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन which is not expressly written but understood by the conduct of the party and it is implied understood by the law. तो गाइस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सप्रेस करके नहीं बताया जाता, यानी कि बोल के या लिख के नहीं किया जाता, लेकिन हमारी कुछ ऐसी हरकतों की वजह से, हमारी कुछ एक ऐसे एक्टिविटी हम लोग करते हैं जिसकी वजह से जो है वो अदर पर्सन को और कोर्ट को ये समझ में आ जाता है कि आप जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर चुके हो और आपको जो है वो गाइस आपकी ऑब्लिगेशन, यानी कि आपकी जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ऑब्लिगेशन होगी वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अभी हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर एच gets into a public bus, there is an implied contract that he will pay the bus fare. यहां पे गाइस एग्जांपल बता दिया गया बहुत अच्छा सा कि बस स्टॉप पे एक पर्सन खड़ा है मिस्टर एच, वो क्या करता है, जैसे ही बस आती है बस में एंटर करता है। ओके, तो गाइस मिस्टर एच का बस में एंट्री करना ही इससे ये पता चल रहा है कि वो अभी उसको जो है वो टिकट खरीदने वाला है, वो पेमेंट करने वाला है ट्रैवलिंग करने के लिए। ओके, तो गाइस यहां पे बोलने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कैब बुक किया,
कैब बुक किया, ओला हो गया, उबेर हो गया, जो भी कैब होती है गाइस, वो मैंने अगर बुक किया तो यहां पे कोर्ट जो है वो एम्प्लॉयड है, कोर्ट को ये एम्प्लॉयड है यानी कि अंडरस्टूड है ऑलरेडी। तो ये जो बंदा है वो डेस्टिनेशन कंप्लीट करने के बाद में वो क्या करने वाला है, उसको पेमेंट करने वाला है। ओके, तो यहां पे गाइस हम लोग एडवांस में बोलते नहीं है कि मैं पेमेंट करने वाला हूं, लेकिन फिर भी ये समझा जाता है कि आप इस एक कॉन्ट्रैक्ट में उतर चुके हो, आपको अभी जो है वो पेमेंट करना ही पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज जो कैटेगरी है गाइस वो है टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। टेसिट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं गाइस, अभी हम लोग पढ़ते हैं। टेसिट रिफर्स टू कॉन्ट्रैक्ट विच इज डन और मेड इन साइलेंस विदाउट स्पोकन एंड रिटन। तो गाइस ये भी जो है सिमिलर सा है जो अभी हम लोग ने देखा इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट वाला, उसी तरह है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें कि टेसिट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो साइलेंस में किया जाता है, किसी को बिना बताए हुए किया जाता है। ओके, विदाउट द स्पोकन एंड रिटन, ना ही हम लोग बोलते हैं ना ही हम लोग जो है वो लिखते हैं, लेकिन फिर भी जो है गाइस हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है दूसरी पार्टी के साथ में। फॉर एग्जांपल ऑब्टेनिंग कैश थ्रू एटीएम। अभी मैं क्या करता हूं गाइस, एटीएम में जाता हूं और वहां से जो है वो अपना कार्ड स्वाइप करके नंबर डाल के जो है वो पैसे निकाल के आता हूं। तो यहां पे बैंक के बीच में और मेरे बीच में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, टेसिट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। यहां पे मुझे किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं अपना चले गया और मैं पैसा निकाल के लेके आया। एक और एग्जांपल यहां पे, सेल बाय फॉल ऑफ द हैमर एट एन ऑक्शन सेल। तो गाइस नीलामी होती है कोई भी चीज की, ओके, कोई भी घर की नीलामी होती है, दुकान की नीलामी होती है, कंपनी की नीलामी होती है। तो वहां पे क्या होता है गाइस कि जब बोली लगाई जाती है और जब हाईएस्ट और बेस्ट बोली लगाई जाती है तो उसके बाद में क्या किया जाता है, हैमर से मार के गाइस बोली को यानी कि ऑक्शन को खत्म किया जाता है। तो ये हैमर जो मारना है गाइस वो एक सिंबल है, वो बता रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं गाइस टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। तो गाइस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है गाइस कि सेल बाय फॉल ऑफ हैमर जो है वो किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। तो गाइस आपको याद रखना कि ये टेसिट कॉन्ट्रैक्ट का टाइप्स है। ओके, तो गाइस आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में गाइस हम लोग इसको आगे के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। होप कि गाइस आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं हमारे नए लेक्चर में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।